सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं YET की एडिटोरियल क्लास में। इस क्लास का यही मकसद होता है, हर रोज़ ये क्लास आती है। मकसद होता है आपको क्वालिटी कंटेंट को डिलीवर करना, उस कंटेंट को जो कि जनरली आपको कोचिंग सेंटर्स में जाकर के ही अवेलेबल होता है। फटाफट से शुरू करूंगा मैं अपने खास अंदाज के अंदर आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल को। आज के एडिटोरियल को पढ़ने से पहले हर रोज़ की तरह मैं आपसे गुजारिश करूंगा, पहले आप इसको खुद पढ़ करके आएँ, उसके बाद मेरे साथ आप पढ़ें। यही वो अप्रोच है जिसके सहारे आप अच्छे से अच्छा बेस्ट पॉसिबल वे के अंदर इंग्लिश को सीख सकते हैं। तो खुद पढ़ने के लिए टेलीग्राम चैनल है मेरा, जाकर के इस PDF को कर ले डाउनलोड। चैनल का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑफिशियल YET ब्रैकेट नो चैट्स। सर्च करेंगे ना, सर्च करते ही ये चैनल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे इसकी PDF रखी है। शुरू करें। देखो 45 मिनट्स के अंदर 6 से 8 घंटे की लर्निंग है। अगर आप फोकस के साथ देख सकते हैं तो हर जगह ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वोकैबुलरी आएंगी, पर फोकस की बहुत ज़रूरत है। कह रहा है मैटर ऑफ रिलीफ। रिलीफ होता है राहत, मैटर होता है मुद्दा। कह रहा सारा मुद्दा जो है, सारा जो मैटर इशू है वो राहत का है, जो है रिलीफ का है। अब ज़्यादा कुछ मालूम नहीं चलेगा इससे कौन सी राहत है, ये मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोटिंग सप्लाई विदाउट हेल्पिंग बूस्ट डिमांड मे फोर्स अ रीलुक लेटर। कह रहे जो स्ट्रेटजी है ना, जो आपका प्लान है, जो रणनीति आपने अपना ली है और किस चीज़ की, प्रमोट करने की सप्लाई को, सारा का सारा जोर डालने की सप्लाई के ऊपर। अच्छा, और कैसे? कह रहे बिना हेल्प किए डिमांड को बूस्ट किए, बिना डिमांड को एनकरेज करने में हेल्प किए। कह रहे ये जो स्ट्रेटजी है ना आपकी, हो सकता है मे फोर्स, हो सकता है आपको मजबूर कर दे, ये फोर्स कर दे एक रीलुक के लिए, फिर से इस चीज़ पे नज़र डालने के लिए बाद में जाकर के लेटर। सेंटेंस पर रिपीट कर देता हूँ, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे जाकर के। एक बार सेंटेंस का मीनिंग समझ लो। कह रहा है जो स्ट्रेटजी है आपकी सप्लाई को प्रमोट करने की, और इसी स्ट्रेटजी में जिसमें आप डिमांड को बूस्ट नहीं करते हो, है ना, सिर्फ सप्लाई को सपोर्ट करते हो, तो कह रहे हो सकता है ये आपको मजबूर कर दे बाद में जाकर के एक आपकी स्ट्रेटजी पे री लुक लेने पे, फिर से विचार ख्याल करने पे। समझ गए? कह रहा बाद में जाकर के शायद आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाए। अब आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर वोकैबुलरी पे। आप इसके पीछे का मीनिंग बाद में समझोगे, क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको समरी में बताऊंगा इसकी। चलो, ग्रामर क्या कहती है? सबसे पहली चीज़, सब्जेक्ट है स्ट्रेटजी, वर्ब है इसकी मे फोर्स। मे एक मॉडल वर्ब है, अपने बाद बेर इन्फिनिटिव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मे, कुड, वुड, शुड, वुड, इनके बाद में वर्ड, जो वर्ब का बेनिफिटिव है ना, वो जरूर आएगा। अच्छा, पूरे सेंटेंस इस सेंटेंस के तरह है, पूरे के पूरे एडिटोरियल की सब्जेक्ट और वर्ब मैंने ग्रीन और पिंक से मार्क कर दी है। ये क्यों किया है? अगर आपने सारा जोर लगा लिया किसी सेंटेंस में और आपको वो सेंटेंस समझ नहीं आ रहा ना, मैं आपसे 99%, अब देखो झंडा तो गाड़ूंगा नहीं, 100% नहीं बोलूँगा, 99% आपसे शर्त लगा सकता हूँ, आप उस सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट नहीं पकड़ पा रहे हो या वर्ब नहीं पकड़ पा रहे हो। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सब्जेक्ट और वर्ब नहीं पकड़ पाते हो, इसी वजह से आप सेंटेंस को समझ नहीं पाते हो। तो अगर आप आज भी अपने आप से स्ट्रगल कर रहे हो इंग्लिश के साथ, तो सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ने की आदत डाल दो। ये आदत डालने के लिए मैंने पूरे जो है ना एडिटोरियल को मार्क किया हुआ आपके लिए। कोशिश करें अपने सब्जेक्ट और मेरे सब्जेक्ट को मिलाने की, आप दोनों का हमारा जो है ना सेम ही आएगा। लैंग्वेज है साइंस की तरह ही होती है ना। चलो शुरू करें, आगे बढ़ें। अब देखो इसमें वोकैबुलरी आई है, री लुक। क्या मतलब होता है? री मतलब फिर से, लुक मतलब देखना, फिर से किसी चीज़ की तरफ देखना, फिर से किसी चीज़ की तरफ विचार करना, ख्याल करना, रिव्यू करना, रिकंसीडर करना। तो रीलुक, रिव्यू और रिकंसीडर तीनों का मतलब एक ही है, तीनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है ना। एक समरी दे देता हूँ आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। ये समरी आपको फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ने के काम भी आएगी। जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, उसके पीछे 2 रीज़न होते हैं, या तो सप्लाई कम हो जाती है या डिमांड कम हो जाती है, या तो प्रोडक्शन कम हो जाती है या लोग बने हुए माल को खरीदना बंद कर देते हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को, कई बार दोनों चीज़ें भी होती हैं ना, अगर आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान दे दो तो अर्थव्यवस्था, इकॉनमी फिर से जो ना पटरी पे आ जाएगी। सामान बनेगा, लोग खरीदेंगे, पैसा आएगा, प्रॉफिट्स आएंगे, सबके घर में खाना होगा। समझ गए ना। कह रहा है अभी जो गवर्नमेंट ने काम किया लॉकडाउन के बाद रिलीफ का, वो सारा सप्लाई साइड का किया है। जैसे एक्सपोर्टर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को लोन देंगे ताकि वो और सामान बनाए फटाफट से, किसानों को लोन मिलेगा, किसानों का माल बिकेगा। तो सप्लाई साइड को तो आपने प्रमोट कर दिया, पर आपने क्या डिमांड साइड को प्रमोट किया?
क्योंकि डिमांड साइड का मतलब ये है जो लोग घर बैठे हैं उनके पास सामान नहीं होगा, पैसा नहीं होगा कुछ खरीदने के लिए, तो वो खरीदेंगे क्या। तो कह रहे हो सकता है आपकी जो स्ट्रेटजी है ना बाद में जाकर के आपको मजबूर कर दे इस चीज़ पे कि आप डिमांड साइड पे भी थोड़ा ध्यान दो, कुछ गरीब लोगों को पैसा दो ताकि वो कुछ सामान जाके खरीदें। जब वो खरीदेंगे तभी एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको कुछ पैसा मिलेगा और इकोनॉमी पटरी पे आएगी। तो कह रहे डिमांड साइड के काम भी आपको हो सकता है बाद में जाकर के करने पड़े। तो एडिटोरियल यही कह रहा है अभी भी आप उनको थोड़ा बहुत रख सकते थे अपने इस पैकेज के अंदर। ऐसा मत करो कि पूरा पूरा सप्लाई साइड पे ध्यान दो, थोड़ा सा डिमांड साइड पे भी ध्यान आप देते जाएं। बस यही इसकी समरी है। कोशिश करें इसको डालने की कमेंट सेक्शन में 5 to 6 सेंटेंसेस के अंदर। मैं समरी सबकी चेक नहीं कर पाता हूँ, कुछ लोगों की चेक करता हूँ। आप हर रोज़ डालेंगे तो अच्छा ज़रूर बनेंगे, बेहतर ज़रूर बनेंगे लिखने के अंदर। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तब तक आप लिखना नहीं जानेंगे, इस चीज़ के बारे में मुझे पता है। तो लिखें ज़रूर। कुछ लोग आपको राय भी देते हैं आपकी समरी के बारे में, थोड़ा बहुत चेक करके भी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। शुरू करें। करो विद द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल ट्रांच ऑफ आत्मनिर्भर अभियान द कोविड-19 रिलीफ पैकेज अ पैटर्न टू द गवर्नमेंट्स अप्रोच इज़ विजिबल। कह रहे के साथ ही, विद का मतलब क्या होता है, जब भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए उसका मतलब ये होता है के साथ ही। अच्छा किसके साथ ही, लास्ट जो अनाउंसमेंट आई है ना, लास्ट ट्रांस आई है जो, देखो अनाउंसमेंट होता है ऐलान, ट्रांस होती है इंस्टॉलमेंट। तो कह रहे ऐलान के साथ ही लास्ट इंस्टॉलमेंट के। अच्छा इंस्टॉलमेंट किसकी, इस अभियान की, आत्मनिर्भर भारत अभियान। अच्छा इस अभियान का दूसरा नाम क्या है, कोविड-19 रिलीफ पैकेज, कोरोना वायरस राहत पैकेज। कह रहा है ये इसके साथ में ही ना, इसके ऐलान के साथ ही एक पैटर्न जो है ना किसका, सरकार की अप्रोच का, वो है विजिबल, वो है एविडेंट, वो है सबके सामने। समझ गए ना। कह रहा है लास्ट अनाउंसमेंट हमने देखी ना तो सरकार की अप्रोच हमें सबको समझ में आ गई है, एक पैटर्न सा अप्रोच के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। सेंटेंस को ध्यान से देखो तो ये पैटर्न ही सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। ये दोनों चीज़ें आपने पकड़ ली तो 4 लाइनों का सेंटेंस आपका क्लियर है ना। इसलिए बोलता हूँ सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब पे ध्यान दें, इंग्लिश में झक नहीं मारे, है ना, परेशान ना हो, अच्छे तरीके से पढ़ें इंग्लिश को। चलो ट्रांच क्या होती है, इंस्टॉलमेंट। कह रहा एंड दैट इज टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश बाय बूस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन ईजी टर्म्स। कह रहा और वो क्या है, पैटर्न की बात कर रहा है। कह रहा दैट इज, वो पैटर्न है, टू गिव देना एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड पुश को, एक बहुत ही मजबूत सप्लाई साइड की तरफ एनकरेजमेंट को। और कैसे, कह रहा बूस्ट करके अवेलेबिलिटी को, उपलब्धता को। अच्छा किस चीज़ की, कैपिटल की, पैसे की, पूंजी की। और किस तरह से, इजी टर्म्स पे, आसान शर्तों पे। तो कह रहे पैटर्न ये है, सप्लाई साइड को बूस्ट करेंगे हम अवेलेबल बना करके, कैपिटल को, पैसे को, पूंजी को बड़े आराम से इजी टर्म्स पे। अच्छा और क्या करना है, कह रहे कीप इनकम एंड वेज सपोर्ट स्कीम्स टू द मिनिमम, बनाए रखना इनकम वाली और मजदूरी की सपोर्ट की जो स्कीम्स है ना उनको मिनिमम, उनको कम से कम बनाए रखना, ठीक है ना। तो पहला काम ये था बूस्ट देना, दूसरा काम ये था इनको कम से कम बनाए रखना। अब देखो इसे कॉमा लगा के तीसरा काम बताएगा। तीसरा काम है एम्पावर करना, ताकत देना कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ग्रुप्स को। और कौन से ग्रुप्स, जो कि रेंजिंग फ्रॉम है, कहाँ से कहाँ तक हैं, फार्मर्स, किसानों और वर्कर्स से लेकर के बिजनेसेस तक, व्यापारों तक। ये तीसरा काम था। अब एक और काम बताया इसने, कह रहे एंड फाइनली सबसे लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कीप द डैमेज टू द फिस्क एज लो एज पॉसिबल। कीप करना, बनाए रखना नुकसान को, हमारे फिस्क को, फिस्क क्या होता है, फिजिकल, फाइनेंशियल, हमारे पैसे को, अर्थव्यवस्था को। और कैसे, एज लो एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो उतना कम, जितना लो उतना कम। समझ गए ना। सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर आप जिस अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। ये जो काले वाले हैं ना, इसको मैंने इसलिए काला किया है, इस हर काले के पहले 2 लगा हुआ है जो यहाँ पे हिडन है। अब देखना इसको पढ़ो। कह रहा है ये अप्रोच, ये पैटर्न ये है कि हम देंगे बूस्ट सप्लाई साइड को। और कैसे देंगे पुश, बूस्ट करके कैपिटल को अवेलेबल बना करके इजी टर्म्स पे, आसान शर्तों पे। और कैसे करेंगे, कह रहा कीप करके, टू कीप करके इनकम को और वेज सपोर्ट स्कीम्स को मिनिमम पे। अच्छा और क्या है, कह रहा एम्पावर करने का काम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो कि किसानों से लेकर के मजदूरों तक और बिजनेसेस तक है। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बना करके रखेंगे, कीप करके रखेंगे नुकसान को, हमारे फाइनेंशियल्स को जितना पॉसिबल हो कम उतना कम, है ना, उतना कम हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये था ये पैटर्न, ये 4 चीज़ों का पैटर्न हमने नोट किया। ये काले वाले इन सबसे पहले 2 लगा हुआ है। अगर मैं आपका यहाँ दिमाग घुमाना चाहता और आपसे मैं सेंटेंस एरर करेक्शन का क्वेश्चन पूछना चाहता तो मैं यहाँ एम्पावरिंग कर देता, यहाँ कीपिंग कर देता, यहाँ पे कीपिंग कर देता। पर आपने देखा
टू गिव है वैसे ही टू कीप है, वैसे ही टू एम्पावर है वैसे ही टू कीप है। समझ रहे हो ना? एम्पावर मतलब किसी को ताकत देना, टू गिव समवन पावर। पावर के आगे एम लगा हुआ है, ये एम और एन जो प्रीफिक्स है इंग्लिश में यही काम करता है, नाउन्स और एडजेक्टिव्स को वर्ब में बदल देता है ना। एम्पावर मतलब टू गिव पावर। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? छोटे छोटे ग्रुप्स, छोटे छोटे एरियाज, छोटे छोटे सेक्शन। जैसे आपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी सुना होगा, चुनाव क्षेत्र, है ना, वैसे यहाँ पे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा है? ये ग्रुप्स की बात कर रहा है, फार्मर्स की, वर्कर्स की, बिजनेसेस की। कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो होती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, ग्रुप्स, उनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फिस्कल मैंने आपको बता दिया, फिस्क उसकी छोटी फॉर्म है, फाइनेंशियल को बोलते हैं फिस्कल। एज लो एज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपके साथ फटाफट डिस्कस करूँगा। डिस्कस करने से पहले आप इन दोनों सेंटेंसेज में, बल्कि इन तीनों सेंटेंसेज में जो एरर आपको दिख रही है वो मुझे बताओ। 3 सेंटेंसेज आपके सामने हैं, स्क्रीन को पॉज करो और मुझे इनमें कुछ एरर दिखती है तो बताओ। चलो कोशिश जरूर करना, नहीं कोशिश करोगे तो भूल जाओगे, सिर्फ आज याद रहेगा आपको, रात रात ही है ना टॉपिक। प्रियंका चोपड़ा इज एज क्यूटर एज मैगन फॉक्स। जितनी क्यूट प्रियंका चोपड़ा, मैगन फॉक्स है ना, उतनी क्यूट है प्रियंका चोपड़ा। नो कंपनी गेव अस द कोटेशंस एज कॉस्टलियर एज हर। कोई भी कंपनी ने हमें कोटेशंस नहीं दी इतनी कॉस्टली जितनी की उसकी कंपनी ने। समझ रहे हो ना? एज हर, ये हर वाला बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ लोगों को गलत लग रहा होगा। पहले अपने 2 सेंटेंसेस को देखते हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, ये एज क्यूटर एज और एज कॉस्टलियर एज कंपेयर कर रहा है 2 चीज़ों को। इसको बोला भी जाता है इंग्लिश में सिमिली। यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा जो है ना, उसको मेगन फॉक्स से कंपेयर कर रहा है। ये अंग्रेज है, ये अपनी इंडियन है, तो कह रहा है दोनों जो है ना बराबर क्यूट हैं, प्रियंका और मेगन फॉक्स बराबर हैं। अब यहाँ पे मैं जो रूल आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये है, एज और एज के बीच में जब जब 2 चीज़ों को कंपेरिजन की तरह यूज़ करेंगे तो बीच में क्या आएगा? हमेशा और हमेशा आएगी जो है ना पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की। तो पॉजिटिव डिग्री होती है क्यूट, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है क्यूटेस्ट, और क्यूटर क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री। तो कभी भी आप ऐसे नहीं देखेंगे एज क्यूटर एज लोअर एज कॉस्टलियर एज। आप ऐसे देखेंगे एज क्यूट एज कॉस्टली एज और एज लो एज। समझ गए? अब आपका मैं यहाँ दिमाग घुमाऊंगा। देखो ये तो आपने देख लिया, एज क्यूट एज कॉस्टली एज। अब यहाँ बताओ इसका मतलब क्या है? शी एज वेल एज हर सिस्टर गोज टू द कॉलेज। वो और साथ ही साथ, या एज वेल एज का मतलब क्या समझूँ मैं? वेल मतलब अच्छा, एज मतलब उतना ही। तो जितने अच्छे से वो उतने अच्छे से उसकी बहन कॉलेज जाती है, यही बनना चाहिए ना। 2 चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे तभी ये बनेगा ना, एज वेल एज। अब ध्यान देना, ये एज क्यूट एज कॉस्टली एज अलग चीज़ है। एज वेल जो एज है ना, ये एक प्रेपोजिशन है। इसका मतलब क्या होता है? साथ ही साथ। तो इस सिंबली से ना एज वेल एज को कंपेयर ना करने की कोशिश करें। ये है सिंबली, ये 2 चीज़ों में कंपैरिजन बताती है, और ये एज वेल एज एक प्रेपोजिशन है, ये बताती है कौन सी चीज़ किसके साथ कैसे रिलेटेड है। तो कह रहे हैं शी, साथ ही साथ उसकी जो सिस्टर है दोनों कॉलेज जाती हैं। समझ गए ना मेरी बात को? एज वेल एज क्या है यहाँ पे? एक प्रेपोजिशन है। इसकी जगह पे आप यूँ भी लिख सकते थे, शी अलॉन्ग विद, शी बिसाइड्स, शी विद, शी इन एडिशन टू, ऐसा भी आप लिख सकते थे। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है, फटाफट से देख लो। पहली चीज़, एज वेल एज जब जब प्रेपोजिशन की तरह काम करेगी, उसके साथ के अंदर आप हमेशा जो वर्ब यूज़ करोगे वो एज वेल एज से पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। शी एज वेल एज हर सिस्टर गोज टू द कॉलेज आएगा, गो टू द कॉलेज नहीं आएगा। यही चीज़ आप अप्लाई करते हो इन सारी की सारी प्रेपोजिशन पे। बार बार इसलिए बताता हूँ, सुनोगे बार बार तो आपको याद भी रहेगा, है ना। तो इन एडिशन टू, एज वेल एज, बिसाइड्स, अपने बाद में जो भी सब्जेक्ट आ रहा हो, जो भी इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ रहा हो, उसको सब्जेक्ट में मिक्स नहीं होने देती। दूसरी चीज़, ये यहाँ पे हर लिखा मैंने, कल प्रोनाउन की वीडियो मैंने अच्छे से समझाया है इसमें क्या एरर है। जिन लोगों ने समझा है अभी पॉज करके इस सेंटेंस को सही करके बताना। ये सेंटेंस है गलत, निहायत ही गलत नंबर है, इसमें 1 नंबर नहीं मिलेगा सेंटेंस में आपको। अगर आपने इस एज कॉस्टली और एज कॉस्टली को कॉस्टली बना भी दिया ना, तो भी सेंटेंस में 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा मिस कर दिया आपने प्रोनाउंस का। कल मैंने अच्छे से समझाया है, ज़रूर से कमेंट सेक्शन में डालें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं देखिए वीडियो तो यहाँ डाल देता हूँ, कल प्रोनाउन वीडियो हमने लॉन्च की थी। आगे बढ़ें। कह रहे द फिस्कल इम्पैक्ट of the 20 lakh crore package is estimated by economists at between 2-3% of GDP। कह रहे जो फिजिकल इम्पैक्ट है ना, जो फाइनेंशियल प्रभाव है किसका? इस 20 लाख करोड़ के पैकेज का। कह रहे वो एस्टिमेटेड है, उसको पैसिव वॉइस में अंदाज लगाया गया है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जीडीपी का 2 से 3%। कह रहा एंड दैट इंक्लूड्स ड्रॉल्स फ्रॉम प्रोविजंस ऑलरेडी मेड इन बजट फॉर दिस फिजिकल। और कह रहा है इसमें वो चीज़ भी इंक्लूड है, इस 2-3% के अंदर वो चीज़ भी शामिल है। और क्या शामिल है? ड्रॉल्स निकालना, और किस में से?
उन प्रोविजंस में से, उन सारी की सारी शर्तों में से, उन सारी की सारी चीज़ों में से जो कि पहले ही बनाए दिया चुके थे इस बजट में इस साल के। सेंटेंस को समझो, पहले एक बार रिपीट कर दूं। फाइनेंशियल प्रभाव इस 2,20 लाख करोड़ के पैकेज का होगा, एस्टिमेटेड है इकोनॉमिस्ट के द्वारा 2 से 3% हमारे जीडीपी का। और इसमें शामिल है जो प्रोविजंस हम पहले ऑलरेडी बना चुके थे ना, उनमें से ड्रॉल, उनमें से पैसा निकालना। और बनाया कब थे? इस बजट के फिस्कल के लिए। यहाँ पे प्रोविजन का मतलब रूल नहीं है, एक्चुअल प्रोविजन का मतलब है किसी चीज़ के लिए आप पैसा अलग से रख देते हो, वो होता है प्रोविजन। तो अगर आपने पहले ही सोच रखा था इस साल हमें 50,000 करोड़ खर्च करने हैं, अब आप 20 लाख करोड़ बोल रहे हो ना, तो 50,000 करोड़ तो आप पहले बोल चुके थे, आप वो तो करने ही वाले थे, तो 20 लाख करोड़ में आपने उसको भी शामिल कर लिया। कहने का मतलब ये, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। करें द पिलर on which the package rests is liquidity support so that businesses can crank up again and set the economic cycle back in motion। कह रहा है जो खंबा है, जो पिलर है, जो सहारा है। अच्छा, कौन सा सहारा? ऑन विच, जिसके ऊपर, है ना। कह रहे जिसके ऊपर ये पैकेज रेस्ट करता है, ये पैकेज टिका हुआ है, डिपेंड करता है। कह रहा वो सारा कौन सा है? इस लगा के बता रहे हैं यहाँ पे, वो सारा है लिक्विडिटी का सपोर्ट, पैसे का सपोर्ट, नकदी का सपोर्ट। अच्छा क्यों? ताकि, सो दैट, ताकि हमारे जो व्यापार है ना वो क्रैंक अप कर सकें, फिर से शुरू कर सकें, फिर से चालू कर सकें, अगेन फिर से, और क्या कर सकें? सेट कर सकें इकोनॉमिक साइकिल को फिर से बैक इन मोशन, पहिए को फिर से घुमा सकें इकोनॉमी के। समझ गए सेंटेंस को? सारा का सारा पिलर यही है इस पैकेज का। पैसा डालो जितना डाल सको, ताकि व्यापारी जो है अपना फिर से बिजनेस शुरू करें और इकोनॉमी के पहिए को सेट इन मोशन कर दें, फिर से घुमाना शुरू कर दें। समझ गए ना? सेंटेंस में देखने वाली चीज़ क्या है? फ्रेजल वर्ब आई है क्रैंक अप। ये क्रैंक अप 2 दिन पहले आई थी, मैंने आपको बताया भी था ये कहाँ से बनी है। इंजन जब होता है, बंद हो जाता है ना, तो क्रैंक नाम का एक टूल आता है, एक उपकरण आता है, एक हथियार आता है, जिससे इंजन को आप स्टार्ट कर देते हो। तो वहीं से अपन ने एक फ्रेजल वर्ब बना दी, क्रैंक अप करना, किसी बंद पड़ी हुई चीज़ को फिर से स्टार्ट करना। समझ गए ना? क्रैंक नाम के उस तरह से ना टूल से जो है ना बनी है फ्रेजल वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब आप खुद मिलाएंगे हम यहाँ पे। पिलर यहाँ है, इसकी वर्ब यहाँ है, पैकेज यहाँ है, इसकी वर्ब यहाँ है। अगर ये मिला रहे हो ना तो मैं सच बता रहा हूँ, सही रास्ते जा रहे हो आप। चलो आगे बढ़े। कह रहे द ऑप्शन ऑफ ए डिमांड साइड स्टिमुलस थ्रू अ रिसोर्ट टू डेफिसिट फाइनेंसिंग सीम्स टू बी रिजर्व्ड फॉर अ फ्यूचर डेट। कह रहे जो ऑप्शन है ना, जो विकल्प है, और किस चीज़ का? डिमांड साइड स्टिमुलस का, उस स्टिमुलस का, उस एनकरेजमेंट का जो डिमांड की साइड से आएगा ना, लोगों को पैसा देगी सरकार और बोलेगी जाओ तुम खर्चा करो। कह रहा है ये जो ऑप्शन है ना डिमांड साइड स्टिमुलस का, और कैसे? एक रिसोर्ट टू के जैसे, एक सहारा लेने के जैसे। रिसोर्ट टू मतलब किसी चीज़ का सहारा लेना। और किसका सहारा लेना है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का। ये एक टूल होता है, फाइनेंशियल टूल, चलो बाद में बता दूंगा। इसका डेफिसिट फाइनेंसिंग का सहारा लेके। कह रहा है ये जो ऑप्शन है ना, ये सीम्स दिखाई देता है, और क्या? रिजर्व किया हुआ, टू बी रिजर्व्ड। और किसके लिए? एक फ्यूचर डेट के लिए, आगे आने वाले वक्त के लिए। अच्छा वो कौन सा वक्त है? इफ़ द इन्फेक्शन डज नॉट सबसाइड और अ सेकेंड वेव बिगिंस प्रॉम्प्टिंग अनदर लॉकडाउन। कह रहा इन्फेक्शन अगर सबसाइड नहीं होता है, कमज़ोर नहीं होता है, धीमा नहीं पड़ता है, और या फिर एक दूसरी वेव जो है शुरू हो जाती है, प्रॉम्प्ट करना दूसरे लॉकडाउन को, एक दूसरे जो है तालाबंदी को। सेंटेंस रिपीट कर दूं, सिंपल सेंटेंस है। ऑप्शन जो है डिमांड साइड के स्टिमुलस का सहारा लेकर के डेफिसिट फाइनेंसिंग का दिखाई देता है रिजर्व किया हुआ आगे आने वाली डेट्स के लिए, और वो डेट्स के लिए अगर इन्फेक्शन जब सबसाइड ना हो, ख़त्म ना हो, या फिर दूसरी एक वेव, दूसरी एक लहर इस इन्फेक्शन की शुरू हो जाए, प्रॉम्प्ट करना दूसरे एक अनदर लॉकडाउन को। समझ गए सेंटेंस को? अब इसकी आप ग्रामर देखोगे मेरे साथ, वोकैबुलरी देखोगे। स्टिमुलस तो आप देख चुके हो ना, स्टिमुलस पैकेज मतलब एनकरेजमेंट पैकेज, बूस्ट पैकेज, सहारा देने वाला पैकेज। रिसोर्ट टू, आप जनरली इसके बाद में टू देखोगे, और जैसे रिसोर्ट टू देखोगे ना, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म या नाउन लगा होगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी जेरेंड होती है और नाउन भी जेरेंड होता है। मतलब नाउन जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है जेरेंड, वो भी नाउन की तरह ही काम करता है। तो कहने का मतलब क्या है? रिसोर्ट टू के बाद में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगा देना। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे उतर आना या किसी चीज़ का सहारा लेना। द पुलिस रिसोर्टेड टू लाठी चार्ज, पुलिस उतर आई लाठी चार्ज पे। द अनएम्प्लॉयड यूथ रिसोर्टेड टू स्टीलिंग टू मेक बोथ एंड्स मीट। अनएम्प्लॉयड यूथ जो है रिसोर्ट टू कर गया, सहारा ले गया, उतर आया
चोरी करने पे दोनों एंड्स को मीट करने के लिए, अपने खर्चे को पूरा करने के लिए। समझ गए ना? तो ऐसे आप रिसोर्ट टू को हमेशा यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टील लिखा होता तो बन जाता एरर करेक्शन का क्वेश्चन। रिसोर्टेड टू स्टील नहीं होगा भाई, रिसोर्टेड टू स्टीलिंग होगा, है ना। दूसरी चीज़, मेक बोथ एंड्स मीट, ये होती है एक इडियम। खबरी पे मैंने आपको सारी इडियम्स कहानियों के साथ करवाई थी। अब याद करो इसके पीछे क्या कहानी थी। मेक बोथ एंड्स मीट के पीछे क्या कहानी थी, है ना। कहानियों के जरिए मैंने इडियम सारी की सारी समझाई हैं। अगर आज भी आप नहीं समझ पाए हैं, अगर आज भी आप नहीं है मेरे को फॉलो कर रहे खबरी पे, तो ज़रूर से जाकर के फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है ऐप का। आगे बढ़े। चलो अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। इसके अंदर इफ़ है, इसके बाद में लिखा हुआ है इन्फेक्शन डज नॉट सबसाइड, डज नॉट सबसाइड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश में इफ़ जो है ना कंजंक्शन, वो इमेजिनरी कंजंक्शन है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा। हुआ नहीं है, होता है तो। इमेजिन कर रहे हो, ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो हुई नहीं है। अगर इफ़ के साथ में मैं फ्यूचर टेंस लगा दूंगा तो फ्यूचर टेंस भी इमेजिनरी है। कल जो काम होने वाला है ना, जो अभी तक हुआ नहीं है, वो काम इमेजिनरी है, रियल नहीं है। इंग्लिश क्या बोलती है, जब जब फर्स्ट कंडीशनल आएगा जिसमें आपको इफ़ के साथ में फ्यूचर टेंस को लगाना पड़ता है, वहाँ पे फ्यूचर टेंस को लगाना अवॉइड करें। दो इमेजिनरी कंडीशंस को एक साथ ना मिला दें। इफ़ द डिजीज़ विल स्प्रेड फर्दर एवरीवन विल बी इफेक्टेड। अगर डिसीज़ आगे बढ़ गई, स्प्रेड हो गई, तो हर आदमी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे इफ़ भी लगा दिया और विल स्प्रेड भी लगा दिया। ऐसा काम इंग्लिश में ना करें। अच्छा, इसका इलाज क्या करें? इलाज ये करें, इस विल स्प्रेड को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल दें। तो क्या करो यहाँ पे, इफ़ द डिजीज़ स्प्रेड्स फर्दर एवरीवन विल बी इन्फेक्टेड। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होने के बावजूद काम कर रहा है फ्यूचर का, ये काम प्रेजेंट टेंस का होता है, ठीक है ना। तो इफ़ के बाद में इसलिए कभी भी फ्यूचर टेंस आपको यूज़ नहीं करना होता। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन वाला होता है ना जो, उसके अंदर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछता है। इफ़ यू विल हैव अ कार यू विल बी गिवन एंट्री इन द होटल। अब आप ताज में जा रहे हो, मैंने आपको बोला भाई ताज में आपको तभी घुसने देगा, वो गार्ड खड़ा होगा ना, अगर तुम गाड़ी में जाओगे। रिक्शा विक्शा पे मत चले जाना। तो कह रहा अगर तुम्हारे पास कार होगी ना तभी तुम्हें वो होटल में एंट्री देगा, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास कार होगी, बात हो रही है फ्यूचर में, और साथ में अगर भी लगा दिया, इफ़ भी लगा दिया, तो फ्यूचर और अगर एक साथ तो आता नहीं। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना दो इसको। इफ़ यू हैव अ कार, अगर तुम्हारे पास होगी एक कार, यू विल बी गिवन एंट्री इन द होटल, ठीक है ना। तो इसके पीछे का लॉजिक है, इस लॉजिक से चलने का सोचें, हमेशा लॉजिक से ग्रामर के रूल्स को समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का धीमा पड़ना। सारे सिनोनिम्स मैंने लिख दिए हैं जो आपको मैं हर रोज़ बताता हूँ। वीकन, वेन, वेन अवे, peter out, decrease, abate। चलो, correct, the problem with this approach is that there is a desperate need for demand stimulus now। जो प्रॉब्लम है ना इस अप्रोच की, सप्लाई साइड के पुश की, वो क्या है? वो ये है दैट कि वहाँ पे एक डेस्परेट नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किसकी? डिमांड स्टिमुलस की। और कब? अब जाकर के नाउ। तो कह रहे ये प्रॉब्लम है, डिमांड को आप बिल्कुल भी एड्रेस नहीं कर रहे हो। डेस्परेट का मतलब होता है फुल ऑफ होपलेसनेस। जब आप डेस्परेट होकर कोई काम करते हो ना, तो आप ऐसे करते हो कि अब तो आप रह ही नहीं सकते उस चीज़ के बिना, डेस्परेट हो जाते हो, होपलेस हो जाते हो। कह रहे स्ट्रेटजी to drive consumption by say suspending GST for a couple of months or at least cutting rates temporarily combined with the liquidity boost may have worked better। कह रहे एक स्ट्रेटजी जो है ना, एक प्लान है कंजम्पशन को ड्राइव करने का, खर्चा करवाने का। ड्राइव करना मतलब आगे बढ़ाना, कंजम्पशन मतलब खर्चा। तो ये स्ट्रेटजी जो है एक खर्चे को ऊपर लाने की। कह रहा बाय किसके जरिए? से का मतलब क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल। कह रहा जरिए, फॉर एग्जाम्पल से सस्पेंड करके जीएसटी को कपल ऑफ मंथ्स के लिए, 2 महीने के लिए। और कह रहा है कम से कम एटलीस्ट कट करके रेट्स को टेम्परेली, कुछ वक्त के लिए। और कह रहा है किसके साथ? कंबाइंड विद करके एक लिक्विडिटी बूस्ट के साथ, लोगों के हाथ में पैसा रख के। तो कह रहा है ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये जो ड्राइव करने वाली कंजम्पशन को, मे हैव वर्कड, हो सकता है इसने काम किया होता। और कैसे? बेटर, और ज़्यादा बेहतर तरीके से। और कब? अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस, आजकल जो कंडीशन हालात चल रहे हैं उनके नीचे। समझ गए सेंटेंस को? स्ट्रेटजी ये क्या कहना चाह रहा है?
आपने बिजनेसमैन को तो पैसा दिया, साथ में अगर आप जीएसटी 2 महीने के लिए हटा देते या रेट्स को कम कर देते तो लोगों को बूस्ट मिलता है कि चलो जाके सामान खरीदते हैं ना। 2 महीने के लिए टीवी से, कूलर से, जो गवर्नमेंट ने एसी से ना जीएसटी हटा दिया है, तो उससे क्या होता है, जो सामान बिकवाने आप बनवा रहे हो ना वो बिकने भी लगता बाजार में। तो अगर ऐसी स्ट्रेटजी कुछ लेके आते, जीएसटी वीएसटी निकाल देते 1-2 महीने के लिए, थोड़ा लालच कम करते, तो उससे थोड़ा सा हमारे को ज़्यादा बेनिफिट बेटर जो है मिलते आज के हालातों में। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, ये दोनों काले क्यों किए हैं, बाय सस्पेंडिंग है और बाय कटिंग है। तो यहाँ पे कट रेट्स लिख करके मैं आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ, पर आपको ध्यान देना है दो चीज़ों से आप कंजम्पशन को बूस्ट कर रहे हो, बाय सस्पेंडिंग एंड बाय कटिंग। तो बाय के बाद तो कटिंग ही आएगा ना, कट तो आ ही नहीं सकता, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगी। आगे बढ़ें। प्रिवेलिंग का मतलब होता है जो भी हावी हो, डोमिनेंट हो, प्रेवलेंट हो। इसको आपने मैंने एक सेंटेंस बताया था, उससे हमेशा याद रहे, इन द एंड द ट्रूथ प्रिवेल्ड। लास्ट में सच की जीत हुई, लास्ट में सच ही सबसे हावी रहा। तो प्रिवेल मतलब जो चीज़ हावी रहती है जीतती है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा द सेंटेंस प्रॉब्लम इज दैट इज रेवेन्यूज आर अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इन अ नॉर्मल सिचुएशन। कह रहा सेंटर की समस्या ये है कि इसके जो रेवेन्यू है ना, अच्छा किसके रेवेन्यू, अरे भाई सेंटर के रेवेन्यू, सेंटर के जो रेवेन्यू है इनकम है वो क्या है, एक और फ्रैक्शन है, सिर्फ एक वो छोटा सा पार्ट है, फ्रैक्शन मतलब छोटा सा हिस्सा। और किसका, कह रहे जो कि ये होने चाहिए थे, व्हाट इट वुड हैव बीन। अच्छा कब, सामान्य हालात में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, सिचुएशन में। कह रहे बट लेकिन इवन गिवन दिस हैंडीकैप, यहाँ तक कि दिया गया देखते हुए, और किसको, इस हैंडीकैप को, इस लिमिट करने वाली चीज़ को, इस आपको अपाइज बनाने वाली कंडीशन को। कह रहे यहाँ तक कि पर इसको देखते हुए ना, अ फिजिकल स्टिमुलस कुड हैव बीन फिटेड इनटू द ओवरऑल पैकेज। एक फिजिकल स्टिमुलस को ना, एक फाइनेंशियल बूस्ट को फिट किया जा सकता था ओवरऑल पैकेज के अंदर। समझ गए सेंटेंस को। तो कह रहे सेंटर की प्रॉब्लम ये है, पैसा इसके पास बहुत कम आ रहा है, अगर जितना आना था उससे उसका फ्रैक्शन आ रहा है। कह रहे फिर भी इस चीज़ को भी मान लेना, तो भी हम मान लेते हैं कि एक फिजिकल स्टिमुलस अगर आप दे देते ना इस ओवरऑल पैकेज के अंदर तो बड़ा अच्छा होता। आगे ये बताएगा क्यों अच्छा होता। सेंटेंस में देखने वाली दो चीज़ें आई हैं, कुड हैव बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वुड हैव बिन और बिना वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। देखो कंडीशनल्स होते हैं ये, फटाफट मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को मैं 4 बार करवा चुका हूँ पिछले 2 से 3 महीने के अंदर। कुछ लोग नए आते हैं तो शायद वो देख ना पाएँ। आपको मैंने एक छोटी सी कहानी बताई थी। एक लड़का था, उसने सोचा एग्ज़ाम दे के आऊँगा, घर वालों ने उसको फॉर्म भरवा दिया एसएससी का, बैंक का। अब तैयारी वो करता नहीं था, तो कह रहा यार मैं फेल हूँ ना, उससे अच्छा मैं एग्ज़ाम ही ना दूँ। तो घर पे तो बोल देता मैं कोचिंग जा रहा हूँ, एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, पर एग्ज़ाम दे के ना आता वो। एक दिन क्या हुआ जी, एग्ज़ाम देने नहीं गया। बाद में उसने देखा भाई साहब जो सवाल आए थे सारे के सारे उसको आते थे। मैथ्स के सारे के सेट वो बना रहा था, रीजनिंग के सेट भी बन रहे थे, इंग्लिश में तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, देखते उसने बता दिया। अब शाम को बड़ा पछतावा हुआ उसको, यार क्या क्यों मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया। अब घर वालों ने पूछा एग्ज़ाम दे क्या है, अब झूठ तो क्या बोले रिजल्ट वाले दिन। तो रिजल्ट वाले दिन के वो बहाने बना रहा अलग अलग तरह के। अब वहाँ से कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, वुड हैव बीन को अपने कनेक्ट करेंगे, है ना। बस इसका काम यही होता है, बहाने बनाना। क्या कह रहा है वो, सबसे पहले खुद से कह रहा है वो, इफ़ आई हैड नॉन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम आई वुड हैव अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। कह रहा अगर मेरे को डिफ़िकल्टी लेवल पता होता एग्ज़ाम का तो मैं इसमें अपीयर हुआ होता। इस द एग्ज़ाम को मैं इट भी लिख सकता हूँ, दूसरी बार रिपीट ना हो इसके लिए। कह रहा अगर मुझे पता होता एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में तो मैं ज़रूर इसमें अपीयर हुआ होता। वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड मतलब होता, हैव मतलब अपीयर हो चुका होता, तो मैं ज़रूर इसमें अपीयर हुआ होता। अब देखो, अब फादर ने पूछा बेटा तू क्यों नहीं गया एग्ज़ाम देने, तो उसने क्या बहाना किया। अब उस दिन ये नहीं बोलेगा कि मेरे को डिफ़िकल्टी लेवल नहीं पता था। अब बहाना कैसे कर रहा है, इफ़ माई बाइक हैड नॉट ब्रोकन डाउन आई कुड हैव अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। अगर मेरी बाइक ना टूटी हुई होती, मेरी बाइक ख़राब ना होती, ब्रोक डाउन मतलब किसी इक्विपमेंट का ख़राब हो जाना, अगर मेरी बाइक बंद ना पड़ी होती ना तो मैं एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता था। तो पापा जी को बोल रहा है ख़राब हो गई बाइक इसलिए मैं नहीं जा पाया। कुड का मतलब क्या है, किसी काम को कर सकना। तो यहाँ पे तो मैं अपीयर हुआ होता, यहाँ पे मैं अपीयर हो सकता था, है ना, हो सकता था। फिर मदर है, अब मदर से झूठ तो बोलेगा नहीं, तो मदर को क्या सोचा, इसने सच बता ही देता हूँ। अब उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा, इसने बोल दिया आई शुड हैव अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, मुझे मम्मा जी माता जी एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए था। आगे से मैं गलती मानता हूँ और हमेशा अपीयर हुआ करूँगा। अब इससे आपने सीख क्या ली, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन का मतलब समझा। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो आपने 2 सेंटेंसेस बनाए हैं ना, ये थर्ड कंडीशनल्स हैं। थर्ड कंडीशनल्स क्या होते हैं, एक कंडीशन आपको दी हुई है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता।
अगर ऐसा होता तो ऐसा मैं कर सकता था। शुड के साथ में आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना कंडीशन के भी आ जाता है, ठीक है ना। जब जब ये कंडीशन लगेगी, ये कंडीशन लगेगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, आई हैड नोन, माई बाइक हैड नॉट ब्रोकन डाउन, हमेशा नोट करें, और ये कुड हैव बीन, शुड हैव, इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल है, सर इसमें बिन तो आया ही नहीं। मेरे भाई ये जो बिन आता है ना, इन सेंटेंसेस के एक्टिव की पैसिव फॉर्म होती है बिन। अब देखो इसका पैसिव बन नहीं सकता क्योंकि अपीयर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं। आई वुड हैव बीन अपीयर्ड, अपीयर्ड व्हाट, इसके आगे तो इन प्रपोजिशन आ गई। जब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बना सकते। मैं एक सेंटेंस और लिख बैठा हूँ यहाँ पे, उसका पैसिव मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इफ़ शी हैड वर्कड हार्डर शी कुड हैव पास द एग्जाम। अगर उसने पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्क किया होता हार्ड और ज़्यादा मजबूत तरीके से, तो उसने एग्ज़ाम पास कर सकती थी, उसने पास किया होता, है ना, सकती थी। अब इसका पैसिव बना रहा हूँ। द एग्ज़ाम, ये इसका ऑब्जेक्ट है। द एग्ज़ाम कुड हैव बीन पास्ड, कुड हैव पास नहीं, कुड हैव बीन पास्ड बाय हर इफ़ शी हैड वर्कड हार्डर। तो इस वाले क्लॉज को चेंज नहीं करते, सिर्फ इसी क्लॉज को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका पैसिव बना दिया। ऐसे कुड हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। देखो आपको लग रहा होगा सर तो बहुत टेक्निकल चले गए, हम जो है बिगनर लेवल के आदमी हैं। आप सारा घुमाओ, सारी किताबें पढ़ डालो, लास्ट में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप यहीं आकर के रटकोगे। अपने नोट्स में आप यही लिखने वाले हो। मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कहानियों के साथ, इसी तरीके से सीखा जा सकता है। दूसरा तरीका ये है, जैसे मैं स्टडी करके बैठा हूँ आप भी कर सकते हो, किताबों को पढ़ो और चीज़ों को सीखो। तो अगर सीखना चाहते हो तो ज़रूरत ही नहीं है वीडियो देखने की, ये वीडियो है रेडीमेड मटेरियल, ये आपको रेडीमेड दे रहा हूँ मैं कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। हमेशा इस तरह से जब भी आपको मिले उसके नोट्स को राइट डाउन करें, साइड में लिखें। बढ़े आगे, समझ गए ना। कुड हैव बीन फिटेड पैसिव फॉर्म है यहाँ पे। कह रहा है आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर के, देयर इज समथिंग टू बी सेड फॉर द स्ट्रेटजी ऑफ कटिंग टैक्सेस एंड राइडिंग ऑन एंसुइंग कंजम्पशन बूस्ट। कह रहा है कुल मिलाकर के वहाँ पे कुछ तो है ही कहने के लिए। देयर इज समथिंग टू बी सेड, कोई चीज़ तो है ही कहने के लिए। किसके लिए? उस स्ट्रेटजी के लिए जो है टैक्स को कम करने की और राइड करने की, सवारी करने की, उस कंजम्पशन के बूस्ट को जो एंसुइंग है, जो उसके फलस्वरूप उसके नतीजे निकलने वाला है। और कौन सा कंजम्पशन बूस्ट है वो भी बता देगा आगे। कह रहा है दैट कुड ब्रिंग इन रेवेन्यूज़ टू कंपेंसेट फॉर द कट, जो कि ब्रिंग इन करेगा रेवेन्यूज़ को, कट्स को कंपेंसेट करने के लिए, उनकी भरपाई करने के लिए। सेंटेंस समझ लो। कह रहा है तुम अगर यूँ कहते हो कि सप्लाई साइड का ठीक है, डिमांड साइड का हम नहीं देंगे, तो कह रहा है फिर स्ट्रेटजी का क्या करें? कुछ तो कहने के लिए है ही ना हमारे पास इस स्ट्रेटजी के लिए। कह रहा है वो स्ट्रेटजी है ये जिसमें टैक्स को कम किया जाता है और फ़ायदा उठाया जाता है, सवारी की जाती है उससे नतीजन निकलने वाले कंजम्पशन बूस्ट की। और वो बूस्ट है जो कि आपने कंपेंसेट किया है ना, जो टैक्स का कट किया है उसको कंपेंसेट कर देता है और रेवेन्यूज़ को लेकर के आता है। आप टैक्स कम करो, पब्लिक खर्चा ज़्यादा करेगी। पहले आपको 100 रुपये टैक्स आने वाला था, अब आपको 180 रुपये टैक्स आएगा बावजूद टैक्स कम करने के। तो कह रहा है ये भी तो एक स्ट्रेटजी है, आप इसको क्यों नहीं अपनाते? सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे आ जाओ। एंसुइंग मतलब एज अ रिजल्ट। अगर एज अ रिजल्ट को मैं रिजल्टेंट लिख सकता हूँ, कॉन्सिक्वेंट लिख सकता हूँ, सब्सिक्वेंट लिख सकता हूँ, तो ये तीनों क्या हो गए? एंसुइंग के सिनोनिम हो गए, है ना। सबका मतलब एक ही है, एज अ रिजल्ट ऑफ। ये कटिंग टैक्सेस और राइडिंग ही आएगा क्योंकि ऑफ कटिंग टैक्सेस एंड ऑफ राइडिंग एंसुइंग कंजम्पशन है। दोनों का आगे ऑफ है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगानी है, राइड नहीं लगाना। कंपेंसेट के बाद हमेशा फॉर आएगा, फिक्स प्रपोजिशन है, करवा चुका हूँ मेरे भाई खबरी के ऊपर। इसके बाद फॉर नहीं लगाया तो सवाल आपका गलत, सेंटेंस गलत। बढ़े आगे। कह द गवर्नमेंट हैज़ डन वेल in increasing the budget for MG नरेगा by 2/3 एडिंग अनदर 40,000 करोड़। गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है, हैज़ डन वेल। अच्छा क्या करने में? इंक्रीज़ करने में बजट को, किसके? इस स्कीम के। और कैसे? 2/3 से, 2/3 मतलब 66.66%, 66.66% जो है बढ़ा दिया। और कैसे बढ़ाया ये? ऐड करते हुए 40,000 करोड़ को। एडिंग क्या है यहाँ पे? हैज़ डन वेल का साइमल्टेनियस एक्शन है। एक तरफ तो ये ऐड कर रहा था 40,000 करोड़ को, दूसरी तरफ इंक्रीज कर रहा था एमजी नरेगा को। समझ गए ना, दोनों काम साइमल्टेनियस होते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन का काम कर रही है। कुछ लोग नए हैं, बोलेंगे सर ये क्या बता दिया आपने, साइमल्टेनियस एक्शन, हम तो आज ही आए थे चैनल पे। थोड़ा पेशेंस रखो, बार बार बताऊंगा, रोज़ बताऊंगा, सब कॉन्सेप्ट रोज़ रिपीट नहीं कर सकता, थोड़े दिन पेशेंस रखो। 15 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा ये क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे और कितना इंपॉर्टेंट है ना। 15 दिन आप क्लासेस को अटेंड करो, सारे कॉन्सेप्ट हर 15 दिन के अंदर रिपीट कर देता हूँ मैं। 2/3 क्या होता है? 2/3। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ 2 दिन पहले ही। 1/3 लिखा है तो पीछे का एस निकल जाएगा।
2/3 लिखा है तो पीछे एस आ जाएगा। क्यों? जब जब आपके पास 1 नहीं होगा ना, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया होगा जिसमें 1 नहीं होगा तो लास्ट में उसके एस लगेगा, और जब जब 1 होगा तो उसके आगे लास्ट में एस नहीं लगेगा। तो 1/5 नहीं हो सकता, 1/5 होगा, पर 3/5 भी नहीं हो सकता, तब यहाँ पे क्या होगा 3/5। 1 आएगा तो कोई एस नहीं, अगर 1 नहीं आएगा तो एस जरूर आएगा। आगे बढ़े, कह रहा विद माइग्रेंट्स नाउ रिटर्निंग टू देयर विलेजेस MG नरेगा कैन बी लेवरेज्ड टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद मीनिंगफुल वर्क। के साथ ही, शुरू में बताया था ना विद शुरू में आ जाए तो क्या करेगा, विद का मतलब के साथ ही। किसके साथ ही? माइग्रेंट्स के रिटर्न करने के। अच्छा कहाँ पे? अपने गाँवों में। कह रहे इसके साथ ही MG नरेगा है ना, उसको लेवरेज किया जा सकता है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। क्या करने के लिए? इनको ऑक्यूपाइड रखने के लिए, मीनिंगफुल वर्क के साथ, सार्थक कामों में। ऑक्यूपाइड रखने का मतलब क्या है? बिजी रखने का काम। तो माइग्रेंट्स आए हैं, इनको बिजी भी रखो, कुछ काम भी करवाओ, पैसे भी दो, भूखा भी ना मरे और आपका काम भी हो जाए। समझ गए ना? लेवरेज यहाँ पे मतलब हो गया इसका टू टेक एडवांटेज ऑफ समथिंग। ये लेवरेज वर्ब का यही मतलब होता है। कह डिमांड ऑफ स्टेट्स फॉर हायर बोरोइंग्स लिमिट has been granted but with clear reform milestones that they have to meet। बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट वो पकड़ना। डिमांड जो है ना, मांग, किनकी? राज्यों की। और किस चीज़ की? और ज़्यादा बोरोइंग लिमिट्स की। बोरोइंग लिमिट क्या होती है? हर स्टेट को लिमिट दी हुई है गवर्नमेंट ने, इससे ज़्यादा कर्जा आप सेंटर से नहीं उठा सकते। कह रहे स्टेट्स की जो डिमांड आई है ना, बोरोइंग लिमिट को ऊंचा करने की और ज़्यादा कर्जा लेने की इजाज़त देने की। कह रहा है इसको ग्रांट कर दिया, इस डिमांड को इन्होंने कर दिया पूरा। पर कैसे किया? बट लेकिन किया है विद के साथ में साफ रिफॉर्म्स के, माइलस्टोन्स के। और कौन से माइलस्टोन्स हैं जिसको इनको मीट करना है, जरूर जा कर के मिलना है। अब देखो यहाँ पे माइलस्टोन आप नहीं समझोगे, माइल मतलब मील, स्टोन मतलब पत्थर। मील का पत्थर क्या होता है? एक टारगेट। आप कहीं जा रहे हो, जयपुर से आप बेंगलोर जा रहे हो बाई रोड, तो बीच में लिखा हुआ आएगा बेंगलोर 1650 किलोमीटर, फिर कहीं आएगा बेंगलोर 1320 किलोमीटर। तो माइलस्टोन्स आ रहे हैं ना, मील के पत्थर आ रहे हैं, आपने एक एक टारगेट को अचीव किया है। तो ऐसे ही माइलस्टोन्स रिफॉर्म से रिलेटेड सेंटर ने इनको दिए हैं कि आप ये कर डालो, इतना करप्शन कम कर डालो, आपकी बोरोइंग लिमिट को हम बढ़ा देंगे। दे लगा स्टेट्स के लिए, फिर बताता हूँ बार बार, प्लूरल इनएनिमेट और जो एनिमेट दोनों के लिए दे लगता है, सिर्फ इंसानों के लिए दे नहीं लगता है। इंसानों, जानवरों, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम दे लगाते हैं, बशर्ते वो प्लूरल होनी चाहिए। कह रहा है इट रिमेन्स टू बी सीन इफ स्टेट्स आर एंथ्यूज्ड टू फॉल इन लाइन। कह रहा है अभी भी बना हुआ है देखना, इट रिमेन्स टू बी सीन, अभी भी बना हुआ है देखना। और क्या कि स्टेट्स एंथ्यूज्ड हैं या नहीं। इफ़ द स्टेट्स आर एंथ्यूज्ड, और किस काम में? फॉल इन द लाइन होने में, कतार के अंदर लगने में, रूल्स को फॉलो करने में। अब देखो एंथ्यूज करना क्या होता है? किसी में एंथुसियाज्म भरना, किसी में जोश डालना, विगर को डालना, है ना। तो कह रहा है देखना अभी बना हुआ है, स्टेट्स में कितना उत्साह है, कितना एंथुसियाज्म है, कितनी वो एंथ्यूज्ड हैं फॉल इन लाइन होने के लिए, कतार में लगने के लिए, फॉलो करने के लिए रूल्स को। समझ गए ना? यहाँ पे भी इफ़ के बाद में हमने क्या यूज़ किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया है ना। इज एम आर, उसके साथ में एडजेक्टिव जब जब आएगा उसका मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऊपर बताया था, उसी चीज़ को फॉलो करें फिर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटी टू अनलीश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग। कह रहे जो सरकार है ना, द गवर्नमेंट, उसने यूज़ किया है, ऑल्सो साथ ही साथ इस्तेमाल किया है इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को। अच्छा क्या करने के लिए? अनलीश कर देने के लिए, लॉन्च कर देने के लिए, खुला छोड़ देने के लिए। अच्छा किसको? मच नीडेड रिफॉर्म्स को, कई सारे ऐसे सुधारों को जिसकी बड़ी ज़रूरत थी। और कहाँ पे? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। अच्छा एक काम तो गवर्नमेंट ने ये किया है, टू अनलीश करने का। अच्छा दूसरा काम क्या किया है? टू ओपन अप मोर सेक्टर्स फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ओपन अप करने का, खोलने का और सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के लिए, है ना। अब डिफेंस में, एग्रीकल्चर में प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को पहला काम ये करने के लिए, दूसरा काम ये वाला करने के लिए। अच्छा तीसरा काम क्या है? टू एनहांस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस। एफडीआई को डिफेंस में इन्हांस करने के लिए। एफडीआई मैं आपको बता चुका हूँ ना, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती हैं। थोड़ा थोड़ा पिछले वाले देखोगे अगर आप नए हो तो समझ जाओगे। अच्छा चौथा काम क्या है? कॉर्पोरेटाइज द मोनोलिथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड सो ऑन। कॉर्पोरेट करने का इस जड़ बुद्धि, इस मोनोलिथ, इस ढीलम ढाल वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, और करा ऐसे ही कई और काम। समझ गए सेंटेंस को? रिपीट कर दूं? फटाफट रिपीट करता हूँ।
सरकार ने यूज़ किया है इस मौके को 4 काम करने में। पहला काम ये मच नीडेड रिफॉर्म्स को अनलीश कर दिया, खोल दिया। दूसरा काम ये ओपन कर दिया प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन कई सेक्टर्स के अंदर। तीसरा काम ये एफडीआई को, इन्वेस्टमेंट को खोल दिया डिफेंस में। और चौथा काम ये इस जड़ बुद्धि वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज कर दिया। और पांचवा काम क्या, इसी तरह के और भी काम गवर्नमेंट ने किए। अब आयो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें। अनलीश क्या होता है, लीश मतलब लगाम, अन मतलब खोल देना। अनलीश का मतलब होता है कोई चीज़ जिस पे आप लगाम लगा के बैठे थे, अब आपने उसकी लगाम खोल दी, किसी चीज़ को लॉन्च कर दिया, किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये मच नीडेड रिफॉर्म्स पे वो सोच रही थी कैसे करना है, पर मौका मिला, दस्तूर दिखा इसको, तो इसने अनलीश कर दिया है ना रिफॉर्म्स को। समझ गए ना, रिलेट करना इसको। ये सबके आगे टू लगा हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, एनहांसिंग नहीं आएगा। मोनोलिथ का मतलब क्या होता है, मैंने इसको गलत रंग दे दिया है, एक्चुअल में तो ये एक एडजेक्टिव है। मोनोलिथ मतलब होता है ढीलम ढाल वाला। मोनोलिथ का मतलब होता है पत्थर से बना हुआ। तो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, पत्थर के जैसा है ना, ढीलम ढाल वाला है, चेंज नहीं हो रहा बिल्कुल भी, पुराने ढर्रे पे अभी भी चालू है। तो मोनोलिथ पत्थर से ही हमने इस एडजेक्टिव को बनाया है, ढीलम ढाल वाला, लैकेडेसिकल और लेथार्जिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। समझ गए ना। कह रहा है हाउ मच ऑफ दीज अनाउंसमेंट्स ऑफ इंटेंट आर फॉलोड थ्रू सीरियसली विल हैव टू बी वॉच्ड। कह रहा है इनमें से कितनी अनाउंसमेंट हैं, हाउ मच कितनी सारी ये अनाउंसमेंट हैं जो इनके इंटेंशन की, इनके इरादों की है, वो फॉलो होती हैं। और फॉलो थ्रू कैसे होती हैं, सीरियसली, पूरी गंभीरता के साथ। कह रहा है ये जो चीज़ है ना, विल हैव टू बी वॉच्ड, इसको आगे देखना पड़ेगा, है ना। अब देखो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है आपका, मैंने पूरा ग्रीन किया है ना। अब इसकी निशानी क्या है, ये नाउन फ्रेज है। क्या काम कर रहा है, इसको अगर मैं इट से रिप्लेस कर दूँ ना तो सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा, मतलब सेंटेंस ग्रामेटिकली सही होगा। इट विल हैव टू बी वॉच्ड, दिस मूवी विल हैव टू बी वॉच्ड, दिस कॉन्सिक्वेंसेज विल हैव टू बी वॉच्ड। जब इसको एक सिंगल एक इट या सिंगल किसी नाउन से रिप्लेस कर सकता हूँ तो ये खुद एक जो है ना सब्जेक्ट और वर्ब लेकर के बैठा है, इसको मैं बोलूँगा नाउन फ्रेज, क्योंकि ये नाउन है हमारा, इस चीज़ को आगे देखा जाना है, इसको कहते हैं एक नाउन फ्रेज। कभी कभी ये सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। बढ़े आगे, कह रहा है इन सम, कुल मिलाकर के, द पैकेज हैज़ सेवरल नोटेबल फीचर्स नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19 रिलीफ। कह रहे पैकेज है ना, इसके अंदर हैं, हैज़ क्या है, बहुत सारे नोट करने लायक फीचर्स। कह रहे नहीं जो कि सब के सब हैं, ऑल ऑफ विच जो कि सब के सब नहीं हैं, और क्या, कोविड-19 रिलीफ, सब के सब जो है ना कोविड-19 रिलीफ से जो है रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब ये। आ जाओ अपने मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहली चीज़ चलो देख लेते हैं ऑफ विच क्या है। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस को करना है, यहाँ पे अपने जो एरर फाइंड। वीडियो को पॉज करो, पहले मुझे बताओ दोनों सेंटेंसेस में किस में एरर है, या दोनों में एरर है और क्या एरर है। चलो कोशिश करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस इसको जो ना कॉन्सेप्ट को, आप पहले ज़रूर कोशिश करेंगे, ढीठ मत बनना। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स whose systems are corrupt need to be replaced। सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके सिस्टम करप्ट हैं, सभी के सभी जो कंप्यूटर्स हैं जिनके सिस्टम्स करप्ट हैं, उनको रिप्लेस किए जाने की ज़रूरत है ना। इसका मतलब यही है। पर मैंने लिखा क्या यहाँ पे, whose systems are corrupt। अब ध्यान देना, who से बनता है whose, और वैसे ही बनता है which। who which that तो आपको पता है ना, who किसके लिए लगता है, इंसानों के लिए, which या that लगता है जानवरों के लिए। अगर मैं विच या दैट की बात करूं, विच या दैट की बात करूं तो हु से तो हुज बना देते हैं, हुज का मतलब ऑफ होम या जिसका। पर यहाँ पे विच दैट से ऐसा कुछ नहीं बनता, विच इज, है ना, ऐसा कुछ नहीं बनता। ऐसा नहीं बनता तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास तरीका एक लिखने का। हुज को जैसे आप ऑफ होम लिखते हो ना, विच दैट को आप ऑफ विच लिख सकते हो। ऑफ दैट तो होता ही नहीं, ऑफ विच ही लिखते हैं अपने, है ना। कहने का मतलब क्या है, मैंने कंप्यूटर्स के लिए विच को यूज़ करना था, पर यहाँ पे पजेसिव केस की ज़रूरत थी। वो कंप्यूटर जिनके सिस्टम करप्ट है, पजेशन की ज़रूरत है सिस्टम के ऊपर। हु अगर होता है यहाँ पे इंसान होता कंप्यूटर तो हुज ठीक हो जाता, पर कंप्यूटर तो यहाँ पे जानवर है। अगर कंप्यूटर जानवर है, एक इनएनिमेट चीज़ है, जानवर ना बोल के विच है, तो विच का पजेसिव केस हुज नहीं होता, उसका पजेसिव केस होता है ऑफ विच। तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, ऑल ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ विच सिस्टम्स आर करप्ट नीड टू बी रिप्लेस्ड। समझ मेरी बात को, हुज क्यों लगाता हूँ यहाँ पे, अगर कंप्यूटर की जगह पे बच्चे होते हैं, मैं बोलता वो बच्चे जिनका सिस्टम करप्ट है उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। मान लो इस सेंटेंस को बनाना होता, तब यहाँ पे हुज सेट बैठ जाता। अब दूसरा वाला देखो,
ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हुज होमवर्क इजंट कंप्लीट आर ऑर्डर टू लीव द क्लास। वो बच्चे जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं है उनको ऑर्डर किया जाता है क्लास से बाहर जाने का। अब यहाँ पे बच्चे इंसान हैं तो हुज चलेगा, इसका ऑफ विच मत बनाया ना, समझ गए ना, इसका ऑफ विच मत बनाया ना। क्यों? क्योंकि इंसान है भाई, हु का हुज बन जाता है, विच का ऑफ विच बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, इन दोनों क्वेश्चन में मैंने एक और एरर की है, आपके सामने सही करता हूँ। जिन लोगों को याद आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया उनको याद आना चाहिए था। ऑल के बाद में जब जब नाउन आएगा ऑफ नहीं आएगा। अगर यहाँ पे कंप्यूटर आया है, स्टूडेंट आया है, तो मुझे यहाँ पे बीच में ऑफ नहीं रखना चाहिए। जानबूझ के ऐसी एरर्स करता हूँ ताकि आप कोशिश करो, परखते रहो, जितनी एरर्स जो हैं आप सही कर पाओ पिछले कॉन्सेप्ट की। अगर समझ गए उस कॉन्सेप्ट को, फटाफट से 4 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर एडिशनल एरर्स भी हैं, जैसे आपने ऊपर देखी ना, वैसे और भी एडिशनल एरर्स इन क्वेश्चंस के अंदर हैं। चारों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, आप इसमें देखेंगे हुज या विच लगा है, जो भी लगा है उसको सही करना है। एडिशनल एरर्स को भी सही करेंगे पिछले कॉन्सेप्ट्स की और कमेंट सेक्शन में डालेंगे। इनके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? इनके आंसर्स मिलेंगे 2 घंटे के अंदर कम्युनिटी टैब में। कल भी आपको मिले थे, चैनल पे जाओ, कम्युनिटी में जाओ, यहाँ पे जैसे कल मैंने कल के क्विज़ के आंसर्स यहाँ पे अपडेट कर दिए है ना, तो हर रोज़ आपको इस तरह से आंसर कम्युनिटी टैब के अंदर मिल जाएंगे। बढ़े आगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो चारों क्वेश्चंस का। आगे कह रहा है, हाँ कह रहा है, वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी स्पेशली इन अ पैंडमिक सिचुएशन, it has to be said that the government has taken a huge gamble। कह रहे जहाँ ये इम्पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना सभी समाज के वर्गों को, सेक्शंस को, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। कह रहे खास करके एक पैंडमिक सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में जिसमें महामारी आई हुई है। कह रहे जहाँ पे ऐसा है, इट हैज़ टू बी सेड, ऐसा बिल्कुल कहा जाना चाहिए। क्या कहा जाना चाहिए? दैट ये कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन, सरकार ले चुकी है एक ऐसे बड़े गैम्बल को, एक ऐसे बड़े जुए को। कैसे? रिफ्यूज़ करके, मना करके, टू बोरो एंड स्पेंड मोर ऑन बूस्टिंग डिमांड। मना किस चीज़ को किया है? ना तो हम बोरो करेंगे, ना तो हम उधार लेंगे, और ना हम स्पेंड करेंगे और ज़्यादा बूस्ट करने पे डिमांड को। तो कह रहे समाज के सब वर्गों को मानते हैं नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने बहुत बड़ा जुआ खेला है डिमांड साइड पे बिल्कुल भी ध्यान ना दे करके। कह रहे इफ द स्ट्रेटजी ऑफ बूस्टिंग सप्लाई वर्क्स इट इज़ फाइन। कह रहे अगर ये स्ट्रेटजी जो है ना सप्लाई को बूस्ट करने की वर्क करती है, काम करती है, तो बिल्कुल ठीक है, इट इज़ फाइन। कह रहे बट लेकिन इफ़ इट डज़ नॉट, अगर ये नहीं करती है, इफ़ इट डज़ नॉट, द गवर्नमेंट विल बी फेस्ड विद अ बिगर प्रॉब्लम डाउन द लाइन। सरकार विल बी फेस्ड होगी, सरकार सामना कर रही होगी एक और बड़ी प्रॉब्लम का डाउन द लाइन, आगे जा करके, है ना। ये डाउन द लाइन आपको बताया था मैंने 2 दिन पहले, आगे जा करके। तो कह रहे अगर ये नहीं करती है सरकार तो आगे बड़ी प्रॉब्लम जो है फेस कर सकती है। लास्ट में थोड़ा इजी था, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया फटाफट से उसको सॉल्व कर डालें, साथ में लिखें अपनी समरी को। और भी सवाल जो मैं आपसे करता हूँ उनको भी आप लिखेंगे ना, हमेशा याद रहेगा। लिखने से चीज़ें याद होती है, इसलिए आपको लिखने पे मैं जोर देता हूँ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को अब कर देना शेयर। पूरी वीडियो देख ली है, अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। किसी चाचा मामा को मत कर देना, है ना, उनको तो कुछ और वो शेयर करने वाली चीज़ करो उससे जो जिसके काम आए, तो काम आने वाले को शेयर करना। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, साइनिंग आउट।